हेलो दोस्तों, मैं दिलकुश मीना और आपके इस नए यूट्यूब चैनल दिलकुश जीएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो अपना वीडियो होगा वो वीडियो होगा फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, फ्रांस की क्रांति। अब हम लोगों को पढ़ना कैसे है, जैसे हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा इंग्लैंड की क्रांति। इंग्लैंड की क्रांति के बाद में हम लोगों ने पढ़ा अमेरिका की क्रांति। अमेरिका की क्रांति के बाद में हम पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति, और फ्रांस की क्रांति के बाद में पढ़ेंगे पुनर्जागरण। ये यूरोपीय कंट्रीज में इनकी पुनर्जागरण कैसे हुआ। ठीक है, बेजेंटाइन साम्राज्य क्या था, और आप लोगों ने सुना होगा ओटोमन साम्राज्य का नाम, जिसकी राजधानी तुर्की थी। बेजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी। ठीक है, कैसे बेजेंटाइन साम्राज्य का अंत हुआ और ओटोमन साम्राज्य ने उस पर कब्जा किया। फिर ओटोमन साम्राज्य का अंत हुआ, फिर इनके लोग इधर उधर भागे, फिर इनकी नई नई चीज़ों की खोज करने लगे, नए नए उपनिवेश बनने लगे। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, पुनर्जागरण पढ़ने के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे फ्रांस का एकीकरण, न फ्रांस में कैसे राष्ट्र एकीकरण हुआ। न जैसे अपने इंडिया का एकीकरण नहीं पढ़ा क्या, राजस्थान का एकीकरण नहीं पढ़ा क्या। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया। भारत में टोटल 565 देशी रियासत थी आज़ादी से पहले। ठीक है, आज़ादी के बाद में 20 देशी रियासत पाकिस्तान में चली गई, बची कितनी 545। 545 में से 542 को तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में आसानी से सम्मिलित कर लिया, लेकिन 3 नाटक कर रही थी, एक जम्मू कश्मीर, एक हैदराबाद, एक जूनागढ़। फिर इनकी जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया, यानी कि चुनाव कराए गए। वहां पे 90% लोग हिंदू रहते, तो भारत में सम्मिलित हो गया। हैदराबाद की बात करें, हैदराबाद का जो निजाम था वो पाकिस्तान में जाना चाहता था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा कि अगर हैदराबाद पाकिस्तान में चला गया, इधर जूनागढ़ पाकिस्तान में चला गया, इधर जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में चला गया, इधर बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था, इधर भारत चारों तरफ से पाकिस्तान से गिर जाएगा, तो दिक्कत का कारण है। तो इस तरह से हैदराबाद के निजाम को भी धमका कर न सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसे भारत में सम्मिलित किया। इधर जम्मू कश्मीर की कहानी को तो आप लोगों को पता ही है कैसे सम्मिलित किया, तो हमारा वो टॉपिक नहीं। जैसे भारत में एकीकरण हुआ, यानी कैसे यानी कि राज्य यानी कि एक हुए। ठीक है, उन सभी चीज़ों के बारे में ऐसे ही हम लोगों को पढ़ना। फ्रांस का एकीकरण, इटली का एकीकरण, इटली में कोई क्रांति नहीं, इटली में एकीकरण पढ़ना हम, और जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, फिर ये दोनों पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे रूस व चीन में साम्यवादी शासन व्यवस्था, फिर पढ़ेंगे तानाशाही शासन व्यवस्था। ये हम लोगों का पढ़ने का क्रम होगा। ठीक है, यानी कि हम लोगों को पढ़ना कैसे है। अब एक बात को अच्छी तरीके से समझे, वीडियो चल रहा नहीं चल रहा देख लेते हैं। कल वीडियो बनाने के चक्कर में मोबाइल नीचे गिर गया भाई, मेरा तो पूरा नुकसान हो गया, मोबाइल की स्क्रीन फूट गई। और ये जो मेरे पास माइक है, इसके जो लीड है वो ज़्यादा बड़े नहीं है। ठीक है, इस कारण मैं आप लोगों को जो समझाता हूँ उस पर फोकस कीजिए। अब सुनते हैं, एक चीज़ समझ लो ने, जो फ्रांस की कहानी है, फ्रांस की कहानी को सुने ने। जो फ्रांस का राजा था, फ्रांस का राजा लुई 16, ये कहानी कैसे शुरू हुई, डांस समझे। क्या हुआ, फ्रांस के राजा ने अमेरिका के लोगों को पेरिस में बुलाया और ब्रिटेन के लोगों को पेरिस में बुलाया न 1789 में, 4 जुलाई 1779 में ये घटना, तो आपको पता ही है। 4 जुलाई 1779 में अमेरिका ने खुद को स्वतंत्र कर लिया, और ब्रिटेन के जो भी लोग अमेरिका में जाते थे, अमेरिका उन लोगों को बुरी मार मारता था। तो ब्रिटेन कहने लगा कि अमेरिका के खुद के स्वतंत्र कर लेने से क्या मैं उसे स्वतंत्र थोड़ी कर दूंगा, मैं करूंगा जब होएगा स्वतंत्र। तो अमेरिका बोला आ बकला लो, नहीं तू करेगा मुझे स्वतंत्र, आ तेरी दम है तो आ। तो ब्रिटेन की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे अमेरिका में जाकर उसे स्वतंत्र कर सके। ठीक है, इस कारण फ्रांस के राजा ने अमेरिका के लोगों को, जो भी मेन व्यक्ति थे, उनको कहाँ पे बुलाया, फ्रांस की राजधानी पेरिस में बुलाया, और ब्रिटेन के कुछ प्रमुख व्यक्तियों को, जो सत्ता में इनके प्रमुख थे, उन व्यक्तियों को कहाँ पे बुलाया, पेरिस बुलाया, और इनकी एक पत्र पर हस्ताक्षर करवाया कि आज से ब्रिटेन अमेरिका को स्वतंत्र कर रहा है, ब्रिटेन के लोग अमेरिका पर कोई अत्याचार नहीं करेंगे,
इन पर क्या किया, हस्ताक्षर करवाए। उस वक्त जो फ्रांस का राजा था वो था लुइस 16वें। दिख तो रहा ना, लुइस 16वें। कौन था, लुइस 16वें। तो लुइस 16वें ने हस्ताक्षर करवा लिए। लुइस 16वें ने क्या हस्ताक्षर करवा लिए कि ब्रिटेन आज से अमेरिका को स्वतंत्र कर रहा है, ठीक है। और आज से ब्रिटेन अमेरिका के लोगों पर अत्याचार नहीं करेगा। यही बात फ्रांस का राजा लुइस 16वें के लिए भारी पड़ गई। यानी क्योंकि जो फ्रांस का राजा था लुइस 16वें, ये लोगों पे अत्याचार करता था। यानी जो गरीब जनता थे, गरीब जनता पर इनके बहुत सारे इसने टैक्स लगा रखे थे। वो टैक्स अमीर व पादरी लोगों को नहीं देने होते थे। जो ये फ्रांस का राजा था, इस फ्रांस के राजा की मंत्रिमंडल को या एक तरीके से कई संसद को, ये जो फ्रांस का राजा था, फ्रांस के राजा की संसद को स्टेट जनरल कहा जाता था। कहां पे लिखो, यहां पे लिख दो, स्टेट, फ्रांस के राजा की संसद को स्टेट जनरल कहा जाता था। इस संसद के 3 भाग थे। एक वाले क्षेत्र में गरीब जनता बैठती थी, एक वाले क्षेत्र में कुलीन का मतलब होता अमीर लोग बैठते थे, और एक वाले क्षेत्र में पादरी लोग यानी कि धार्मिक व्यक्ति बैठते थे। ये जो कुलीन और पादरी लोग थे ये हमेशा राजा के पक्ष में रहते थे, हमेशा राजा के पक्ष में रहते थे। ध्यान से समझे। जो अमीर लोग कौन होते हैं, व्यापारी लोग। यदि किसी व्यक्ति को व्यापार करना है तो उसे गवर्नमेंट के साथ बना के रखना है। जैसे वर्तमान में भारत का नंबर 1 बिजनेसमैन है मुकेश अंबानी, उससे बड़ा तो कोई है नहीं। यदि मुकेश अंबानी को व्यापार करना होता है, उसके पास बड़ी बड़ी कंपनी, रिलायंस कंपनी, दुनिया भर की चीजें, तो उसे यानी कि विदेशों में भी व्यापार करना होता है, भारत के प्रत्येक क्षेत्र में व्यापार करना है। यदि वो अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट से पंगा ले लेगा, तो नरेंद्र मोदी उसे यानी कि कई क्षेत्रों में इनकी व्यापार नहीं करने देगा, विदेशों में व्यापार करने के लिए जाएगा तो तरह तरह के नियम कानून लगा देगा। इससे उसको व्यापार में बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मुकेश अंबानी पागल थोड़ी जो कि नरेंद्र मोदी से पंगा लेगा, नहीं लेगा न, उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, चाहे नरेंद्र मोदी गलत हो चाहे सही हो। तो यही कहानी यहाँ की है। ये जो अमीर लोग, ये अमीर लोग हमेशा राजा के साथ रहते थे, क्योंकि इन अमीर लोगों को व्यापार करना होता था, ठीक है। और ये पादरी लोग, धार्मिक व्यक्ति तो हमेशा राजा के साथ रहते थे। और ये गरीब जनता का, यानी एक जगह पे गरीब जनता बैठती थी, ठीक है, गरीब जनता बैठती थी। अब जैसे अपनी संसद के 2 भाग, एक है लोकसभा, एक राज्यसभा। ये कहानी, लोकसभा व राज्यसभा। लोकसभा में सीटों की संख्या 545, जिनमें से 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं, और राज्यसभा की सीटों की संख्या 245, जिनमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। यही कहानी है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी, 545। राज्यसभा के सदस्यों की कितनी संख्या है, 245। तो ये जो संसद है, इस संसद में कुलीन व पादरी दोनों के सदस्यों की संख्या गरीब जनता से अधिक थी। मोबाइल नहीं गिर जाए, कल मेरा मोबाइल गिर गया इसलिए फूंक फूंक के कदम उठा रहा हूं। क्या बोल रहा हूं मैं, कुलीन व पादरी लोग की संख्या गरीब जनता से अधिक थी। कैसे, जैसे सपोज कुलीनों की संख्या मान लेते हैं 300 संसद में, पादरी की संख्या है 400 और गरीब जनता की संख्या है 600। क्या 600। राजा को कोई भी नियम कानून पारित करना होता था तो वो आसानी से पारित करवा लेता था, यानी क्योंकि किसी भी नियम को पारित करवाने के लिए साधारण बहुमत यानी 1/2 मतों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब कुलीन लोग व पादरी लोग दोनों तो हमेशा यानी कि कुलीन व पादरी लोग तो हमेशा राजा के साथ रहते थे, ठीक है। अब राजा कोई भी नया नियम कानून लेकर आता था, है ना, उसे संसद में रखता था, है ना। ये दोनों व्यक्ति तो हमेशा राजा के साथ रहते थे, ठीक है। तो 300 और 400 700 वोट तो हमेशा राजा के साथ फिक्स है। तो किसी भी नियम को पारित करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है, यानी 1/2 मतों द्वारा पारित हो जाता है। तो आसानी से राजा अपने किसी भी नियम कानून को पारित करवा लेता था।
तो राजा ने एक टैक्स लगाया, राजा ने एक टैक्स लगाया। ये जो टैक्स था ये कुलीन और पादरी यानी कि अमीर और पादरी लोगों को नहीं देना था, ये टैक्स सिर्फ गरीब जनता को देना था। तो ये जो गरीब जनता के पक्ष में लोग थे, ये सभी लोग इस संसद में से उठकर, स्टेट जनरल में से उठकर, फ्रांस में एक मैदान है टेनिस का मैदान, कौन सा, ये देख मैंने यहाँ पे लिख रहा है ना, टेनिस का मैदान। फ्रांस में एक मैदान है टेनिस का मैदान। मैदान को क्या कहा जाता है, कोर्ट, यानी क्या कहा जाता है, कोर्ट। ध्यान से समझने, फ्रांस में एक मैदान है टेनिस का मैदान। अब यानी कि मैदान को क्या कहा जाता है, कोर्ट, ठीक है। वहां पे इन लोगों ने क्या ली, शपथ ली। इन्हें ये गरीब जनता के पक्ष में जो लोग थे, इन्हें ये सभी लोग वहां से निकलकर टेनिस के मैदान में चले गए, क्योंकि राजा एक ऐसा टैक्स लेकर आए जो केवल अमीर व पादरी लोगों को नहीं देना था, उनकी गरीब जनता को देना था, ठीक है। और कहां पे चले गए, ये सभी लोग उठकर टेनिस के मैदान में चले गए और इन लोगों ने शपथ ली कि राजा के शासन को उखाड़ फेंकेंगे, राजा के शासन को उखाड़ फेंकेंगे। इन्हें क्यों, इन्हें क्योंकि ये जो गरीब जनता थी, ये गरीब जनता को पता था कि राजा ने इन्हें कुलीन व पादरी लोगों की संख्या को जानबूझकर हम लोगों से अधिक किए और वह अपने किसी भी नियम कानून या किसी भी चीज को आसानी से पारित करवा लेता है, ठीक है। तो हमारा संसद में रहने का क्या फायदा, हम यानी कि वैसे ही गरीब लोग हैं, ठीक है। हम लोगों के पास रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं, हम लोगों के पास किसी भी चीज के पैसे नहीं है, उसके बावजूद राजा हम पर यानी कि कई प्रकार के टैक्स लगाते हैं, जिससे हमारी जिंदगी बहुत ही खराब हो जाती है। इधर अमीर व पादरी जो लोग हैं उनके पास काफी पैसा है, अगर वो लोग उनके ऊपर टैक्स लगेगा और वो राजा को कुछ पैसा दे देंगे तो क्या होगा ना, वो टैक्स हम पर नहीं लगे तो, ठीक है। तो इन्होंने टेनिस के मैदान में जाकर इन्हें शपथ ली कि हम राजा के शासन को उखाड़ फेंकेंगे, राजा के शासन को उखाड़ फेंकेंगे। ने इसी बात का पता चल गया फ्रांस के राजा लुइस सोलवे को। लुइस सोलवे ने अपने सैनिकों को भेजा और इन सभी व्यक्तियों को वास्तिल दुर्ग, उस दुर्ग के वास्तिल का जो किला है उसके अंदर जेल बनी हुई है, उसमें डाल दिया सभी व्यक्तियों को। अब यानी कि जैसे जनता के पक्ष में जितने भी व्यक्ति थे 500 या 600, 500 या 600 परिवार के लोगों को पता चला कि उनके परिवार जनों को बास्तिल का किले की जेल में डाल दिया, ठीक है। और इन लोगों को पता चला कि जो फ्रांस का राजा है वो विदेश से सैनिक मंगवा रहा है इन सभी व्यक्तियों को मरवाने के लिए। ओ माय गॉड, ये तो सभी व्यक्ति इनकी जगह जगह इन लोगों ने इनकी ये बात फैला दी, जगह जगह इनकी बात फैला दी, कि जो भी व्यक्ति इनके वहाँ पे इनकी गरीब जनता के पक्ष में थे उन वे जनता राजा एक गलत नियम कानून लेकर आए तो उन लोगों ने विरोध किया, तो राजा ने उनको जेल में डाल दिया और इनके राजा उन व्यक्तियों को मरवाने के लिए विदेश से सैनिक मंगवा रहा है। तो काफी सारी जनता यानी कि जिसके हाथ में हथौड़ा आया वो हथौड़ा लेकर, जिसके हाथ में कुदाली, जिसके हाथ में सब्बड़, जिसके हाथ में पत्थर, जिसके हाथ में जो भी आया वो लेकर चले गए। ये बात है 14 जुलाई 1789 को। कब की, 14 जुलाई 1789 की। नहीं, ये कब की बात है, 14 जुलाई 1789 की। तो सभी जनता कहाँ पे चली गई, जो भी हाथ में सभी को लेकर इनके वहां पे चली गई, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक, ठीक है। और बास्तिल के किले को तोड़ दिया, बास्तिल के किले को तोड़ दिया और वहां पर उनके जितने भी व्यक्ति थे उन सभी व्यक्तियों को आजाद करवा दिया, वहां पर उनके जितने भी व्यक्ति थे उन सभी व्यक्तियों को आजाद करा दिया। तो यही क्या है, बास्तिल दुर्ग की घटना है, यही बास्तिल दुर्ग के किले की घटना है, ठीक है। और जो यानी कि महिलाएं थी, वो महिला यानी कि झाड़ू पोछा लेकर यानी कि जो हाथ में लेकर यानी कि संसद में चले गई, संसद में जाकर यानी कि संसद में चले गए, ठीक है। और यहाँ के जो कुलीन लोग थे, अमीर लोग थे और इनकी जो भी और अन्य सदस्य थे उन सभी सदस्यों को जाकर कूटने लगे,
ना फ्रांस की क्रांति में इस घटना को चुड़ैलों का दावा कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति में इस घटना को चुड़ैलों का दावा कहा जाता है। ठीक है, ये बात गलत है यार। देख यहाँ पे इनकी गरीब जनता के साथ जब अत्याचार हो रहा था तो गरीब जनता ने उस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई और जो राजा ने गलत करा था उस राजा के शासन को उखाड़ फेंका। ठीक है, और इनकी जो गरीब जनता ने, जैसे अभी हमारे जो आदमी है, लेडीज, दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किए। अब इनकी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया है, हमारे इनकी बहुत सारे इनकी बहादुर इनकी लड़कियों ने अंग्रेजों के खिलाफ कई क्रांति में भाग लिया है, तो इनकी उन्होंने अंग्रेजों को मारा भी है। तो इनकी हम उन्हें से कह सकते हैं कि चुड़ैलों का दावा। ये तो हमारे लिए गौरव की बात है, ये तो हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि इतनी बहादुर महिलाएं पैदा हुई जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। ठीक है, फ्रांस की क्रांति में इस घटना को चुड़ैलों का दावा कहा जाता है। फ्रांस की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि मतलब वहां के इनके राजा का शासन था, गरीब जनता ने अच्छे के राजा के गलत शासन को उखाड़ फेंका, ये तो अच्छी बात है, और इनकी मतलब जनता का शासन स्थापित किया। ठीक है, तो इसे इन्हें घटना चुड़ैलों का दावा कहा जाता है। वाह भाई। अब एक बात बताता हूँ, ध्यान से समझ लो। एक बार क्या हुआ, जो फ्रांस का राजा था, फ्रांस के राजा की पत्नी रथ गाड़ी में बैठकर इनकी जा रही थी, रथ गाड़ी में बैठकर जा रही थी। ठीक है, अब इनकी गरीब जनता उसके पीछे पीछे भागने लगी, गरीब जनता उसके पीछे पीछे भागने लगी और चिल्लाने लगी, रोटी 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 रोटी। अब जो फ्रांस के राजा की पत्नी थी वो तो कभी महल से बाहर निकली नहीं, उसने तो गरीब जनता की स्थिति को देखा नहीं था कि गरीब जनता कैसे रहती है, उनके साथ किस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, उन्हें किस तरह की गरीबी से इनकी गुजरना पड़ रहा है। वो तो महलों में रही थी। कौन? फ्रांस के राजा की पत्नी। अब फ्रांस के राजा की पत्नी के अनुसार तो जो भी सभी व्यक्ति थे वो कैसे थे? अमीर थे। दोबारा से समझे, फ्रांस के राजा की जो पत्नी थी वो हमेशा महलों में रही थी और उसने तो गरीब जनता को कभी देखा नहीं था, उनकी स्थिति को देखा नहीं। जब वो रास्ते से जा रही थी तो गरीब जनता उसके पीछे पीछे भागने लगी, पीछे पीछे भागने लगे और रोटी रोटी चिल्लाने लगी। तो फ्रांस के राजा की जो पत्नी थी उसने किसी दूसरे व्यक्ति से पूछा, ठीक है, कि ये लोग इनकी रोटी रोटी क्यों चिल्ला रहे हैं? तो उसने बताया कि इन लोगों को भूख लगी है, इस कारण ये रोटी रोटी चिल्ला रहे हैं। तो वो क्या कहने लगे कि ब्रेड खा लो ना, कि ब्रेड खा लो ना, रोटी नहीं है तो ब्रेड खा लो ना। जो फ्रांस के राजा की पत्नी थी उसके अनुसार सभी व्यक्ति अमीर थे। ठीक है, और वो सोच रही थी कि इन व्यक्तियों को आज रोटी खाने का मन हो रहा है, इस कारण रोटी रोटी चिल्ला रहे हैं। तो उसने क्या कहा? ब्रेड खा लो ना। तो वहां के इनकी जो जनता थी उस जनता को इतना गुस्साया कि पूछो मत। उन्होंने उस जनता के दिमाग में कि यार हमारे राजा की पत्नी, इस राजा की पत्नी को यह होश नहीं है कि उसकी गरीब और मासूम जनता के साथ क्या हो रहा है। हम लोगों के टैक्स पे, हम लोग इनकी टैक्स देते हैं और इन टैक्स के दम पे इनकी ये लोग इतना मजा ले रहे हैं। ठीक है, और हमारे साथ ये इतना अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है, और इस रानी को ये पता नहीं कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है कि ब्रेड खा ले। तो लोगों के मन में और इनकी महिलाओं के मन में, राजा रानी दोनों के खिलाफ इनकी पहले से गुस्सा फूट रहा था, खतरनाक वाला गुस्सा फूट रहा था। ठीक है, तो ये अपनी क्या है, फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को बास्तिल दुर्ग की घटना हुई। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे फ्रांस में एकीकरण, फिर पढ़ेंगे इटली में एकीकरण, फिर पढ़ेंगे जर्मनी में एकीकरण, फिर पढ़ेंगे रूस और चीन में साम्यवादी शासन व्यवस्था। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।